नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से एग्री उड़ान क्लासेस पे एक बार फिर से स्वागत है भाई। जैसा कि आपको पता है कि अपने एक टॉपिक करने जा रहे थे हॉर्टिकल्चर का, जो था प्रवर्धन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। लास्ट क्लास में अपने कुछ एक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था, बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो इस क्लास में अपने डिस्कस करेंगे। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन बचते तो अपने नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि ये जो चैनल है स्पेशली एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बनाया गया भाई, जिसमें आपको बायो की, केमिस्ट्री की, एग्रीकल्चर की, डेयरी की, एनिमल हस्बेंड्री की, सभी की क्लासेज आपको देखने को मिलती है बेटा, ठीक है। तो अपने जितने भी साथी हैं उनको इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा भाई। चलिए बेटा, अब अपने पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, अपने इससे पहले 14 क्वेश्चन कर चुके थे, आज अपना 15वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट पिछली क्लास में अपने कुछ क्वेश्चंस के बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया था भाई। अब देखिए जी, आज का पहला क्वेश्चन है रूटेक्स या सेरोटेक्स किस हार्मोन के व्यापारिक नाम है भाई। देखो, रूटेक्स का नाम आ जाए ना, मैंने आपको ये बात पहले कल वाली क्लास में भी बेटा बताई थी अच्छी तरह से। रूटेक्स, रूट्स का नाम जहां पर भी आता है और आपको हार्मोन्स के बारे में शब्द मिल जाए, रूट और हार्मोन एक साथ मिल जाए, तो आप सोच लेना कि उसका आंसर क्या होगा, आईबीए होगा। क्या होगा? आईबीए होगा। क्योंकि एब्सिस्क एसिड का यूज विगलन परत के निर्माण में, 2,4-D का उपयोग क्या करते हैं अपने खरपतवार नाशी के रूप में भी, हार्मोन्स के रूप में भी। एनएए की बात करूं तो अपने इसका उपयोग किसमें करते हैं? फल फूल झड़ने से रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है बेटा ना, तो ये याद रखना। तो आंसर क्या रहेगा? आईबीए। क्या रहेगा? आईबीए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी शुष्क क्षेत्रों में प्रचलित, पश्चिमी और शुष्क क्षेत्रों में प्रचलित आम के प्रवर्धन के इन सितु विधि कौन सी है भाई? आम के प्रवर्धन की इन सितु विधि कौन सी? क्वेश्चन सोच समझ के देना बेटा। पिकोटाइल भी है, इनार्चिंग भी है, विनियर ग्राफ्टिंग भी है। देखिए, जब अपने विनियर ग्राफ्टिंग की बात करते हैं बेटा, तो ये आम के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि है। आम के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि, कोई दो राय नहीं इसमें भी। अगर मैं बात करूं अपिकोटाइल ग्राफ्टिंग की, तो आम में जल्दी उत्पादन हेतु इस विधि का उपयोग किया जाता है। अगर मैं इनार्चिंग की बात करूं तो आम के प्रवर्धन की पुरानी व्यावसायिक विधि, पुरानी व्यावसायिक विधि है। क्लियर होगी बात। लेकिन यहां पर क्या पूछा हुआ है? पश्चिमी व शुष्क क्षेत्रों में आम के प्रवर्धन की इन सितु विधि पूछी है भाई। इन सितु विधि कौन सी है भाई? सॉफ्टवुड जो ग्राफ्टिंग होती है उसको इन सितु मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन सितु मेथड बोलते हैं। बच्चा इसमें गलती करता है, या तो विनियर ग्राफ्टिंग करके आता है या कोई और ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता है, जबकि आंसर क्या रहेगा? सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा भाई। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट्टी दाब विधि का अन्य नाम क्या है? देखिए, गुट्टी दाब विधि होता क्या? सबसे पहले बात, लेयरिंग की एक विधि है भाई। सबको पता, लेयरिंग के अंदर क्या किया जाता है? एक शाखा जिसको अपने क्या करते हैं, झुका देते हैं और जमीन में दबा देते हैं, उसको अपने लेयरिंग बोलते हैं, दाब विधि बोलते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको अपने क्या है, जिनकी शाखाओं को आसानी से जमीन में मोड़कर दबाना पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो कैम्बियम जो होती है, एधा जो होती है, वो बड़ी जल्दी परिपक्व हो जाती है, बड़ी जल्दी मैच्योर हो जाती है। जैसे ही हम उसको मोड़ना चाहेंगे जमीन की तरफ, तो वो टूट जाएगी। तो ऐसे पौधों में जो अपने लेयरिंग करते हैं, वो अपने क्या करते हैं, गुट्टी दाब विधि के रूप में, मतलब क्या करते हैं, हवा में ही करते हैं, जिसे अपने एयर लेयरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, एयर लेयरिंग बोलते हैं ना। तो एक ऑप्शन तो इसका ये भी है कि गुट्टी दाब विधि को क्या कहा था, एयर लेयरिंग बोलते हैं भाई। देखिए, एयर लेयरिंग में आप अपने क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ से इसके कट लगाया जाता है। ठीक है जी, कट लगाया जाता है। सेफेगनम मोस घास होती है, वो इस पे लगाते हैं। लगाने के बाद क्या है, इसे बांध देते हैं एल्काटीज टेप से, और बांधने का तरीका मार्कोटेज होता है, इसलिए इसको मार्कोटेज विधि भी कहते हैं। ऑप्शन में ये भी दे रखा है। दूसरा, इस विधि को चाइनीज लेयरिंग भी कहते हैं भाई। क्या बोलते हैं? चाइनीज लेयरिंग भी बोलते हैं। तो तीसरा ऑप्शन आपको ये भी दे रखा है।
पूछा क्या है, गुट्टी दाव का अन्य नाम पूछा है, तो अन्य नाम कौन सा हो गया, उपरोक्त सभी। कौन सा हो गया भाई, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी। आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी बेटा। तो आंसर अपने पास है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, आराम से आप इसको कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि गुट्टी दाव विधियां एयर लेयरिंग व्यवसायिक रूप से अपनाई किसमें जाती है, तो लीची में अपनाई जाती है। किसमें अपनाई जाती है, लीची के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि है। किसके प्रवर्धन की, लीची के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि है बेटा, इसको थोड़ा सा याद रख लेना भाई। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, सर्वाधिक बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है, नींबू वर्गीय फलों में, आम में, जामुन में, तीनों में। देखिए पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि तीनों पौधों में बहुभ्रूणता का गुण होता है, नींबू में भी होता है, आम में भी होता है, जामुन में भी होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि सर्वाधिक किसमें पाई जाती है। देखिए बहुभ्रूणता क्या होता है, जब एक ही बीज से क्या है, एक ही बीज से दो या दो से अधिक पौधे अंकुरित होते हैं, एक ही बीज से दो या दो से अधिक पौधे अंकुरित होते हैं, उसे बहुभ्रूणता कहा जाता है। तो ये गुण किसमें होता है, नींबू वर्गीय फलों में भी होता है, आम में भी होता है और जामुन में भी होता है। लेकिन सबसे ज्यादा पूछा हुआ है ना, तो सबसे ज्यादा बहुभ्रूणता है वो आपने आंसर करना, कमेंट करना भी कि सबसे ज्यादा बहुभ्रूणता जो है वो किसमें होती है। तो सबसे ज्यादा बहुभ्रूणता की बात करूं तो नींबू वर्गीय फलों में बहुभ्रूणता सर्वाधिक होती है। क्या होती है, बहुभ्रूणता सर्वाधिक होती है। तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा, नींबू वर्गीय फल आपका आंसर रहेगा बेटा। क्या रहेगा, नींबू वर्गीय फल आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है बेटा, इसको याद रखिएगा भाई। चलिए भाई, अपने व्यवसायिक विधि की बात नहीं कर रहे, अपने सिर्फ बहुभ्रूणता की बात कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजूर का प्रवर्धन होता है, खजूर का प्रवर्धन होता है ऑफ शूट के द्वारा होता है, पत्ती कलम के द्वारा होता है, उत्तक संवर्धन के द्वारा, ए या सी। बोले तो क्या है, एक और चार दोनों के द्वारा। देखिए बच्चा यहाँ पर गलती क्या करता है, सबसे बड़ी समस्या, आपको हर इंस्टीट्यूट हर बुक एक चीज पढ़ाती है, हर टीचर एक चीज पढ़ाता है कि खजूर के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि बेटा ऑफ शूट है। क्या है, ऑफ शूट। खजूर के प्रवर्धन की, अब ऑफ शूट होता क्या है, खजूर का जो भूमिगत तना होता है, खजूर का जो भूमिगत तना होता है उससे एक वृद्धि निकलती है भाई, एक वृद्धि निकलती है। और इस वृद्धि को अपने जब लगाने में यूज करते हैं इसको अपने क्या बोलते हैं, ऑफ शूट बोलते हैं, या इसको आप सकर्स भी बोल सकते, क्या बोल सकते हो, सकर्स भी बोल सकते हो। इसे हिंदी में आप अंत्य भूस्तारी भी कह सकते हो भाई, कई बार पेपर में ये भी शब्द मिल जाता है, अंत्य भूस्तारी भी कह सकते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि खजूर का प्रवर्धन होता है, इसमें व्यवसायिक शब्द का उपयोग नहीं किया गया। खजूर का प्रवर्धन आप किससे कर सकते हो, आप ऑफ शूट से भी कर सकते हो, और ये व्यवसायिक विधि है। बच्चा इस बात को यही करता है कि ऑफ शूट करके आता है, लेकिन उसने क्या पूछा है, सिर्फ प्रवर्धन। तो प्रवर्धन आप ऑफ शूट से भी कर सकते हो, आप उत्तक संवर्धन से भी कर सकते हो, और आप इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए और सी। देखो उत्तक संवर्धन की बात करें, देखो खजूर का सभी को पता है कि खजूर की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में भी, राजस्थान में चौपासनी, जोधपुर, चौपासनी जोधपुर में खजूर हेतु, खजूर हेतु उत्तक संवर्धन की प्रयोगशाला पे, जिससे क्या है, एक तो बर्रही और दूसरी खल्लास, ये किस में विकसित की गई, बर्रही और खल्लास में। ठीक है, ये इसमें अगर इसकी बात करूं उत्तक संवर्धन की प्रयोगशाला की बात करूं
तो इस प्रयोगशाला का जो उद्घाटन था वो 1 अप्रैल 2011 को माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने किया था ना। और ये अतुल प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है, उसके अधीन काम करती है ना, अतुल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अधीन। तो उत्तक संवर्धन से भी क्या होता है, प्रवर्धन होता है। व्यवसायिक की बात तो कर ही नहीं रहा, वो सिर्फ प्रवर्धन, नया पौधा तैयार करने की बात कर रहा है। तो ऑफशूट से भी होता है, सकर्ष से भी होता है, या जिसको अपने अंत्य भूस्थारी बोलते हैं, और उत्तक संवर्धन से भी होता है। बच्चा ऑफशूट ट्रांसफर देखते ही ऑफशूट का आंसर कर देता है। लेकिन अगर यहाँ पर शब्द होता है व्यवसायिक तो आंसर होता ऑफशूट, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है, प्रवर्धन, तो आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन। क्या होगा आंसर, 4 नंबर ऑप्शन होगा बेटा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, फिर ये क्वेश्चन आपका आराम से हो सकता है ना। सिंपल सी बात है, ज्यादा समस्या नहीं है, फिर भी आप कर सकते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुराने बगीचों के जीर्णोद्वार हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। जो पुराने जो बगीचे होते हैं, पुराने जो बाग होते हैं, उनकी उम्र के साथ साथ आपको सभी को पता है कि अगर मैं फल वृक्षों की बात करूं तो लगभग 25 से 35, 25 से 30 साल तक उनकी उम्र होती है। लेकिन कुछ फल वृक्ष ऐसे होते हैं जिनकी ऊपर वाली जो शाखाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए ये पौधा है, इस पौधे में क्या है, ये मुख्य शाखाएं हैं कुछ इसकी। ये मुख्य शाखाएं तो क्या है, मुख्य शाखाएं तो क्या होगी, खत्म होगी, लेकिन जड़ तंत्र बड़ा मजबूत है, जड़ तंत्र बड़ा मजबूत है। तो इनको अपने क्या कर सकते हैं, इनको सुधार सकते हैं, इनको अपने क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। उस विधि के बारे में पूछा है। तो एक तो दे रखा इनार्चिंग भाई। देखिए इनार्चिंग क्या होता है, सिंपल सी बात है। इनार्चिंग की अगर मैं बात करूं, जिसे अपने भेंट कलम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भेंट कलम भी बोलते हैं, या जिसे अपने क्या बोलते हैं, अटैच ग्राफ्टिंग भी बोल देते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं अपने, ये जो मान लीजिए एक पौधे की शाखा है, तो अपने एक पोट वगैरह में, गमले वगैरह में एक मूल ग्रंथ को तैयार कर लेते हैं, इसे किसी सहायता से यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, और इस शाखा को आपस में जॉइंट कर देते हैं। इसको अपने क्या बोलते हैं, इनार्चिंग बोलते हैं। ठीक है, ये तो नए पौधे तैयार करने का तरीका है। स्टोन ग्राफ्टिंग आपको आम में बहुत बार बता दिया, बताने की आवश्यकता नहीं। अब ब्रिज ग्राफ्टिंग की बात और बता देता हूं भाई। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ आपने फल वृक्ष देखे होंगे, जिनके मध्य वाला भाग क्या है, चोट के कारण, क्षतिग्रस्त होने के कारण खराब हो जाता है और जाइलम फ्लोएम की प्रोसेस रुक जाती है, जिससे ये सारा का सारा पौधा क्या है, सूखना शुरू कर देता है। सारा का सारा पौधा क्या है, सूखना प्रारंभ कर देता है। फिर अपने इसको सुधारने के लिए अपने क्या करते हैं, इसी पौधे की या इसी कुल का, जैसे मान लो ये आम का है या बेर का पौधा है, तो उसी पौधे की शाखाएं लेंगे और उन शाखाओं को यहाँ पर, शाल मोटी होती है, इसके बीच में इस प्रकार से लगाकर एक ब्रिज बना देंगे, जिससे जाइलम और फ्लोएम की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो ब्रिज ग्राफ्टिंग का उपयोग किसमें किया जाता है, क्षतिग्रस्त पौधों को सुधारने में। किसमें किया जाता है, क्षतिग्रस्त पौधों को सुधारने में किया जाता है। लेकिन हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, पुराने बगीचों को सुधारने की विधि। और पुराने बगीचों को सुधारने की विधि क्या होती है, टॉप वर्किंग होती है। क्या होती है, टॉप वर्किंग होती है, याद रखिएगा। कैसे की जाती है, जैसे मान लीजिए ये पौधा है, इसमें टॉप वर्किंग करनी है, तो क्या किया जाएगा, इस पौधे को कुछ इस प्रकार से काट दिया जाएगा। काटने के बाद क्या है, ये पौधा कुछ इस प्रकार से दिखेगा भाई। अब अपने क्या करेंगे, इसी पौधे की शाखाएं लेंगे, इन शाखाओं को साल में लगा देंगे इस प्रकार से भाई। ठीक है जी, इस प्रकार से लगा देंगे। अब ऐसा लगाने से क्या, इसको एल्काथिन टेप से बांध देंगे, जड़ तंत्र मजबूत है ऑलरेडी से। क्या होगा, जैसे ही जाइलम, इनके में कैम्बियम आपस में, अभी पिछले क्लास में अपने बात की थी कि क्या कैम्बियम जैसे आपस में जुड़ेगा, तो ये क्या है, पौधा, ये जो शाखाएं हैं वृद्धि करना शुरू कर देंगी, और इन्हीं से फिर से क्या हो जाएगा, उत्पादन वगैरह शुरू हो जाएगा। इसको अपने क्या बोलते हैं, टॉप वर्किंग बोलते हैं। तो ध्यान रखना, कभी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए पुराने पौधों को सुधारने की विधि क्या है, तो पुराने पौधों को सुधारने की विधि तो क्या है, टॉप वर्किंग है। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्षतिग्रस्त पौधों को सुधारने की विधि क्या है, तो ब्रिज ग्राफ्टिंग। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, आराम से आप इसको याद कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए लीची, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लीची के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि। बेटा अभी आपको लास्ट पिछले क्वेश्चन में अपने बात करके गए थे कि लीची किसके प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि है। जब तक आप कमेंट करते हैं तब तक अपने बात करते हैं स्टूलिंग। स्टूलिंग की अगर मैं बात करूं तो अमरूद के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि है, बहुत बार आपको बता दिया भाई। फोर कट की बात करूं तो रबर के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि है। ब्रिज ग्राफ्टिंग की बात करूं तो बहुत सारे कई पौधों में व्यवसायिक स्तर पर तो नहीं, लेकिन फिर भी इसका यूज किया जाता है। और अगर मैं बात करूं एयर लेयरिंग की, तो एयर लेयरिंग का यूज जो है वो किसमें किया जाता है, लीची के प्रवर्धन है तो किया जाता है। तो आंसर रहेगा एयर लेयरिंग। क्या रहेगा भाई, एयर लेयरिंग। कोई समस्या नहीं है, आराम से हो जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है भाई, मतलब कौन सा कथन सही नहीं है। पहला जो कथन है वो है, पहला जो आपको ऑप्शन दिया है, पुदीना मिंट का प्रवर्धन स्टोलन या भूस्तारी से होता है। वानस्पतिक या अलैंगिक प्रवर्धन से तैयार पौधे अपने मात्र पौधे के समान होते हैं। स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धन जो है ऊपरी भूस्तारी से होता है। केले का व्यवसायिक प्रवर्धन जलीय सक्कर्स के द्वारा होता है। 4 ऑप्शन है भाई। चलिए पहले ऑप्शन की बात करते हैं, स्टोलन या भूस्तारी पुदीना। तो देखो सभी को पता है बेटा, पुदीने के अंदर जो प्रवर्धन होता है वो स्टोलन के द्वारा ही होता है। अब स्टोलन क्या होता है, जैसे ही पौधे की वृद्धि होती है, जैसे ही वो शाखा जमीन पर गिरती है, वहां से नई शाखा निकलती है, नया पौधे का निर्माण होता है, उसको स्टोलन बोलते हैं। तो ये बात तो सही है, कोई किंतु परंतु नहीं। वानस्पतिक प्रवर्धन एल या अलैंगिक या कायकीय प्रवर्धन एक ही बात होती है। वानस्पतिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आ जाए, ठीक है, कायकीय प्रोपेगेशन आ जाए इसके अंदर, या अलैंगिक एसेक्सुअल प्रोपेगेशन आ जाए, तो वो कहता है कि वो ट्रू टाइप्स होते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो अगर ट्रू टाइप्स अपने माता पिता के समान होते हैं तभी तो अपने क्या करते हैं, इस विधि का यूज किस में करते हैं भाई, व्यवसायिक रूप से करते हैं भाई, व्यवसायिक प्रवर्धन हेतु। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है नई किस्मों के निर्माण के लिए हेतु लैंगिक प्रवर्धन यूज करते हैं, और व्यवसायिक के लिए, देखो व्यवसायिक का मतलब क्या है समझ लेते हैं इस बात को छोटा सा। जैसे मान लीजिए हमने क्या है, हमारे एक एरिया में हमने बाग लगाना है, उस बाग के अंदर डिमांड, उस एरिया में डिमांड किसकी है, दशहरी की। किसकी डिमांड है, दशहरी की। तो अगर अपने क्या करेंगे, दशहरी पौधे लेके आएंगे नर्सरी से। अगर वो पौधे क्या है, विनियर ग्राफ्टिंग से या किसी अलैंगिक विधि से तैयार किए गए हैं, और उसमें क्या है, सांकुर शाखा का जो उपयोग है वो दशहरी किस्म का ही है, तो वो जो पौधे होंगे वो क्या होंगे, अपने माता पिता के सदृश्य होंगे, मतलब अपने माता पिता के समान होंगे, जिससे हमारा बिजनेस क्या चलेगा, अच्छा चलेगा। क्यों, क्वालिटी वैसी है जैसे हमें आवश्यकता थी। लेकिन जो लैंगिक प्रवर्धन होता है उसमें क्या होता है, क्वालिटी मतलब विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, उन विभिन्नताओं के कारण क्या होता है बेटा, उन विभिन्नताओं के कारण नई किस्मों का निर्माण होता है। तो ये बात भी सही है कि अलैंगिक प्रवर्धन से क्या है, जो पौधे तैयार होते हैं वो ट्रू टाइप्स होते हैं। स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धन ऊपरी भूस्तारी से होता है, बिल्कुल भाई, रनर्स के होता है, और रनर्स के द्वारा दूब घास का भी प्रवर्धन होता है भाई, दूब घास का भी प्रवर्धन होता है। केले का व्यवसायिक प्रवर्धन प्रवर्धन जो है जलीय स्कर्स, नहीं जी, वाटर सकर्स के द्वारा नहीं होता। इसमें जो प्रवर्धन होता है वो स्वार सकर्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, स्वार सकर्स के द्वारा होता है बेटा, याद रखिएगा। और जो अब अपने बात करते हैं स्वार सकर्स की, अगर अपने बात करें तो स्वार सकर्स जिनका उपयोग किया जाता है उनका जो वजन है वो 500 से लेकर 750 ग्राम होना चाहिए। ठीक है जी। तो जलीय सकर्स ना होकर स्वार सकर्स से इसका यूज किया जाता है बेटा, याद कर लेना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो आंसर अपना क्या रहेगा, 4 नंबर ऑप्शन। क्या रहेगा भाई, 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है भाई, कोई समस्या नहीं रहेगी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, पौधे का वह भाग जो उत्तक संवर्धन हेतु काम में लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं भाई, बहुत बार बता दिया भाई। देखिए पौधे का वह भाग जो उत्तक संवर्धन हेतु काम में लिया जाता है, मतलब जिससे क्या है, नया पौधा तैयार होता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, उसे अपने क्या बोलते हैं, कृतोत्तक बोलते हैं, कलिपत्रा बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, या स्लीप्स बोलते हैं भाई। बताइए भाई, पौधे का वह भाग, चाहे वो अपने भाग जड़ से लिया है, चाहे वो भाग हमने तने से लिया है, चाहे वो भाग हमने पत्ती से लिया, उस सूक्ष्म भाग को क्या कहा जाता है जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। बेटा बहुत बार अपने कर लिया, फटाफट से आंसर बता देते हैं। उसे क्रतो उत्तक कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, क्रतो उत्तक या एक्स प्लांट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोपण में मूल व्रंत का प्रभाव सांकुर डाली पर एवं सांकुर का प्रभाव मूल व्रंत पर जो पड़ता है वो क्या कहलाता है, इट्यूलेशन कहलाता है, स्टेयोनिक इफेक्ट कहलाता है, टोटियोपोटेंसी कहलाता है, या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। देखिए इटियोलोशंस की बात करें, इटियोलोशन की बात करते हैं, तो ये तो क्या होता है, दाब विधि में, दाब विधि में नए पौधे के अंकुरण का सिद्धांत है, उसको बोलते हैं, उसको बोल देते हैं। टोटियोपोटेंसी अभी आपको बताया था कि जो एक्स प्लांट लिया जाता है, क्या लिया जाता है, एक्स प्लांट,
टिश्यू कल्चर में जो एक्स प्लांट लेते हैं, वो जो एक्स प्लांट जो कोशिका का सूक्ष्म भाग है, उससे क्या है नए पौधे के, उससे क्या है नए पौधे के निर्माण, जो नया पौधे का जो निर्माण होता है, नए पौधे का निर्माण करने की जो क्षमता होती है, उसे आप पूर्ण शक्तता या टोटियोपोटेंसी बोलते हैं। बचा क्या स्टेयोनिक इफेक्ट। तो जो देखिए, जब अपने किसकी बात करते हैं, अपने एक विधि की बात करते हैं बेटा, उसके बारे में बताते हैं आपको, समझिएगा थोड़ा सा। देखिए एक विधि आती है, उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं पहले, फिर आगे देखिए। एक विधि आती है जिसको अपने ग्राफ्टेज क्या बोलते हैं, ग्राफ्टेज। अब ग्राफ्टेज और ग्राफ्टिंग में थोड़ा सा फर्क होता है। आपने सोचा ना ग्राफ्टेज और ग्राफ्टिंग एक ही विधि है, नहीं, थोड़ा फर्क होता है। देखो ग्राफ्टेज के अंदर क्या होता है, ग्राफ्टेज के अंदर दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक होता है मूल व्रंत और दूसरा होता है सांकुर, जिसे आप साइन बोल देते हो। सांकुर दो प्रकार का होता है, एक होती है शाखा और दूसरी होती है कलिका। क्या होती है भाई, कलिका। अब देखिए, अगर मूल ग्रंथ की बात करें तो ये मूल ग्रंथ है भाई, ठीक है जी, जो जड़ों का निर्माण करता है। ये क्या काम करता है, जड़ों का निर्माण। और सांकुर क्या करता है, उत्पादित भाग का निर्माण। उत्पादित भाग का निर्माण। अब देखिए बेटा, अगर अपने क्या करें, जो मूल ग्रंथ है जो जड़ों का निर्माण करता है, उसमें अपने सांकुर के रूप में, ध्यान से समझिएगा, सांकुर के रूप में शाखा का अगर उपयोग करते हैं तो वह विधि क्या कहलाती है, तो वह विधि कहलाती है ग्राफ्टिंग। क्या कहलाती है, ग्राफ्टिंग। अगर अपने सांकुर के रूप में कलिका का उपयोग करते हैं तो वह विधि कहलाती है कलिकायन। कहने का मतलब ये हुआ कि ग्राफ्टेज में दो विधियां होती हैं, एक ग्राफ्टिंग और एक कलिकायन। ग्राफ्टेज को हिंदी में उपरोप बोलते हैं और ग्राफ्टिंग को उपरोपण बोलते हैं भाई। अब देखो भाई, तो क्या होता है, अगर अपने मान लीजिए अपने शाखा यूज की, अपने वेज ग्राफ्टिंग की, और हमने शाखा का उपयोग किया। अब इस शाखा का जब हमने उपयोग किया, हमने शाखा का उपयोग किया, तो ये जो सांकुर है ये इस मूल ग्रंथ पर, और मूल ग्रंथ है ये सांकुर पर। वहीं पर अगर अपने बात करते हैं बडिंग की, हमने यहां पर टी बडिंग कर दी, तो ये टी वाला कट जो है ये क्या है, ये तो सांकुर है बेटा। क्या है, सांकुर है। और ये क्या है, ये मूल ग्रंथ है। तो ये सांकुर क्या करेगा मूल ग्रंथ पर, और मूल ग्रंथ क्या करेगा सांकुर के ऊपर एक प्रभाव डालेगा भी। उस प्रभाव को क्या बोलते हैं, स्टीयोनिक प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टीयोनिक प्रभाव या मिलन प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिलन प्रभाव कहा जाता है। याद रखिएगा, इसी को क्या बोलते हैं अपने, मिलन प्रभाव बोलते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है उपरोपण में। देखो उपरोपण का मतलब क्या है, ये ग्राफ्टिंग की बात कर रहा है। मैंने आपको दोनों बातें बता दी। अब ग्राफ्टेज क्या होता है, ग्राफ्टेज की दो विधियां, जिसको अगर अपने कन्फर्म अपने को नहीं पता कि सांकुर के रूप में हमने किसका यूज किया है, हमने कलिका का यूज किया है या सांकुर के रूप में हमने किसका यूज किया है, हमने सांकुर के रूप में शाखा का उपयोग किया। अगर अपने को ये कन्फर्म नहीं पता, उस विधि को अपने ग्राफ्टेज बोलेंगे। शाखा का यूज किया तो ग्राफ्टिंग कहलाएगा, सांकुर का यूज किया तो कलिकायन कहलाएगा। सॉरी, सांकुर के रूप में कलिका का उपयोग किया है तो कलिकायन कहलाएगा ना। तो ये ध्यान रखिए। तो इसमें ग्राफ्टिंग का पूछा है, तो मतलब इस बात का पूछा है कि मूल ग्रंथ जो होता है, जो सांकुर होता है वो मूल ग्रंथ पर एक प्रभाव डालती है, और जो मूल ग्रंथ होता है वो सांकुर के ऊपर एक प्रभाव डालता है। इसको अपने क्या बोलते हैं, स्टीयोनिक इफेक्ट बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोपण में पौधे का ऊपरी भाग व निचला भाग क्रमशः क्या कहलाता है। उपरोपण में क्या है, उपरोपण में पौधे का ऊपरी भाग व निचला भाग क्रमशः क्या कहलाता है, सांकुर व मातृवृक्ष, मातृवृक्ष व मूलवृंत, मूलवृंत व सांकुर। अभी बता के गए थे। देखो ये इसकी बात करा उपरोपण ग्राफ्टिंग में। ग्राफ्टिंग में एक तो भाग जड़ों का निर्माण करता है। अब जड़ें कभी आपने देखी है कि हवा में उगी हो और पौधा नीचे उगा हो, ऐसा पॉसिबिलिटी तो है नहीं ना। तो जड़ें कहाँ होंगी, हमेशा नीचे होंगी। तो निचला भाग तो क्या कहलाएगा, निचला भाग पूछा है तो निचला भाग तो मूलवृंत कहलाएगा। ठीक है, और ऊपरी भाग क्या कहलाएगा, ऊपरी भाग कहलाता है
सांकुर। क्या कहलाता है भाई? सांकुर कहलाता है। क्या कहलाता है? सांकुर। ऊपरी भाग सांकुर। अब देखो बच्चा, क्वेश्चन गलती कहाँ होती है। अब दो ऑप्शन तो आपको, इस ऑप्शन को तो छोड़ दो, ठीक है। मात्र वृक्ष तो वो होते हैं जिनसे अपने सांकुर लेते हैं, चाहे अपने कलिका ली है, चाहे हमने शाखा ली है, ठीक है, उसको अपने मात्र वृक्ष बोलते हैं। जिस पौधे, जैसे मान लीजिए ये एक पौधा है, इस पौधे से हमने क्या किया, सांकुर शाखा, या हमने क्या कर लिया, बड ले लिया, तो ये मात्र पौधा है, मात्र वृक्ष है ना, पेरेंट्स प्लांट्स है, मदर प्लांट्स है, कह सकते हो आप। अब देखो बेटा, तो इसमें ऑप्शंस क्या है, ऊपरी भाग में निचला भाग। देखो ऊपरी भाग क्या होता है, सांकुर, और निचला भाग क्या होता है, मूलवृंत। दोनों ऑप्शन, इधर भी मूलवृंत और सांकुर है, लेकिन उसने क्या पूछा है, कर्मश्य। क्या, पहले आपको क्या बताना है, ऊपरी भाग का नाम पहले बताना है। तो ऊपरी भाग कौन सा होता है, सांकुर, और नीचे वाला भाग क्या होता है, मूलवृंत। तो आंसर क्या आएगा, सांकुर व मूलवृंत। अब बात समझा गई। अपने इसमें यही गलती करते हैं, अपने को पहला ऑप्शन ऐसा मिलता है, हम इस बात को इग्नोर करके आंसर कर देते हैं, गलती नहीं करनी भाई। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आम में प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि। ये अपने आप आंसर कर देना बेटा, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा। आम के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि आप कमेंट करके बता दीजिएगा, अपने इसकी डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए भाई, पपीते में प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि बहुत बार बता दिया भाई। पपीते में प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि क्या होती है भाई, बीज होता है ना, बीज के द्वारा। और किस किस में होता है, फालसे में बीज का यूज किया जाता है भाई, नारियल में फाल्स बीज का यूज किया जाता है, फालसा, नारियल, सुपारी में बीज का यूज किया जाता है भाई। और मैं बात करूं तो खट्टा नींबू, खट्टा नींबू में प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि क्या है, बीज है। तो ये नाम आपको याद करने, इसके साथ एक आंसर और याद कर लें, ठीक है बेटा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्राफ्टिंग हेतु मूलवृंत की लंबाई रखी जाती है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। ग्राफ्टिंग हेतु मूलवृंत की लंबाई कितनी रखते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, ग्राफ्टिंग में मैंने बोला ना, एक भाग मूलवृंत और दूसरा क्या होता है, सांकुर। मूलवृंत जो होता है उसकी लंबाई कितनी रखते हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा। उसकी जो लंबाई होती है, उसके दो आंसर होते हैं, 20 से 25 सेंटीमीटर, अगर क्लोज रेंज में पूछता है। लेकिन इसमें क्लोज रेंज आपको नहीं दी गई, डायरेक्ट दिया गया है, इसलिए अगर क्लोज रेंज में, कई बार क्लोज रेंज का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर ऑप्शन क्या होता है 20 से 25 सेंटीमीटर, 30.5 सेंटीमीटर, 22 से 27.5 सेंटीमीटर, 30 से 35.1 सेंटीमीटर, ये क्लोज रेंज है इस प्रकार से। लेकिन इसमें ऑप्शन क्या पूछा हुआ है आपसे, डायरेक्ट ऑप्शन पूछा है, तो अपने को डायरेक्ट आंसर याद करना। देखो, मूल वृंत के अंदर जो, सॉरी, ग्राफ्टिंग में जो मूल वृंत होता है, उसकी लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर या फिर 22.5 सेंटीमीटर कितनी होती है, 22.5 सेंटीमीटर होती है। तो ऑप्शन आप ढूंढ लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं चौड़ाई की, विड्थ की, तो चौड़ाई 0.5 से 1.0 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 0.5 से 1.0 सेंटीमीटर होती है भाई। तो आंसर आपके सामने आ गया भाई, 22.5 सेंटीमीटर बेटा। लेकिन क्लोज रेंज में अगर ऑप्शन पूछेगा तो 20 से 25 वाला आंसर आपको सही करना है, ठीक है बेटा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलैंगिक प्रवर्धन में जड़ों का निर्माण करने वाला भाग को क्या कहा जाता है भाई, अलैंगिक प्रवर्धन में जड़ों के निर्माण करने वाले भाग को क्या कहते हैं भाई, जड़ कहते हैं, मूलवृंत बोलते हैं, सांकुर बोलते हैं भाई। अभी अपने पीछे बात करके गए थे कि जो अलैंगिक विधि के अंदर ग्राफ्टिंग या बडिंग है ना, और भी बहुत सारी विधियां हैं, कलम की बात करें किसी, उसमें क्या है, जो जड़ का निर्माण जो भाग करता है, तो उसको अपने बीज तो कह नहीं सकते, बीज होता तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता। यहाँ पर अलैंगिक दिया, बीज तो क्या होता है, लैंगिक विधि में यूज किया जाता है ना, तो उसको अपने क्या बोलते हैं बेटा, मूल व्रंत बोलते हैं। बहुत बार अपने इस बात के बारे में बात कर ली, मूल व्रंत कहा जाता है। तो आंसर आपका क्या रहेगा, मूल व्रंत, कोई समस्या नहीं। चलिए भाई, मूल व्रंत की आयु कितनी होती है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, मूल व्रंत की आयु कितनी होती है बताइए। बड़ा आसान क्वेश्चन, मूल व्रंत की आयु, रूट स्टॉक की आयु कितनी होती है भाई। देखिए, रूट स्टॉक की अगर मैं आयु की बात करूं, तो रूट स्टॉक की आयु के अंदर 1 से 2 वर्ष का ऑप्शन भी है, 9 से 12 का भी है, 3 से 4 माह का भी है भाई। देखिए, अगर अपने मूल ग्रंथ की आयु की बात करें, अगर अपने क्या है, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग यूज कर रहे हैं या स्टोन ग्राफ्टिंग यूज कर रहे हैं, बेटा ध्यान से समझना, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग यूज कर रहे हैं या स्टोन ग्राफ्टिंग यूज कर रहे हैं, तो अपना मूल ग्रंथ की उम्र कितनी होगी, 3 से 4 माह। स्टोन और सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, जिसे इन सितु मेथड भी बोलते हैं अपने, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग।
अगर अपने पौधे को देखो, एक नर्सरी में अपने टॉपिक पढ़ा था कि नर्सरी से निकालकर फल वृक्षों को नर्सरी से खेत में लगाते समय उनकी उम्र 1 से 2 वर्ष होती है। भाई ये भी थोड़ा सा याद कर लिए, टॉपिक से हटके लेकिन फिर भी। लेकिन आयु पूछी जाए मूल व्रंत की, तो मूल व्रंत जो है 9 से 12 माह पुराना होना चाहिए भाई। आंसर आपका 9 से 12 माह वाला रहेगा भाई, थोड़ा याद रखिएगा भाई। सॉफ्टवुड जो आपका स्टोन है उसके लिए याद अलग करना है, बाकी सभी में मूल व्रंत क्या होता है, 9 से 12 माह पुराना होता है बेटा। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, मूल व्रंत की चौड़ाई। बेटा आपको पिछले क्वेश्चन में बता के गया था कि मूल व्रंत जो होता है उसकी लंबाई तो 22.5 सेंटीमीटर होती है, और विड्थ की बात करें तो 0.5 सेंटीमीटर होती है। तो आंसर आपका क्या आएगा, सॉरी 0.5 से 1.0 सेंटीमीटर होती है। तो आंसर आपका क्या आएगा, 3 नंबर ऑप्शन आएगा। क्या आंसर आएगा, 3 नंबर ऑप्शन आपका आंसर आएगा भाई। इसमें कोई समस्या नहीं है भाई, याद हो जाएगा बड़ी आसानी के साथ ये चीज भी ना। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, निम्नलिखित में से केवल लैंगिक प्रवर्धन होता है भाई, बताइए। निम्नलिखित में से केवल लैंगिक, देखो लैंगिक प्रवर्धन का मतलब क्या है, जिसमें प्रवर्धन सिर्फ बीज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बीज के द्वारा होता है, उसको अपने लैंगिक प्रवर्धन बोलते हैं। अभी अपने पीछे क्वेश्चन की बात की थी, देखो बेटा देखिए, इस क्वेश्चन में अपने क्या पढ़ा था, पपीते में परिवर्तन। तो मैंने आपको आंसर बताए थे, फालसा, नारियल, सुपारी, खट्टा नींबू। ऑप्शन आपको याद है। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप ही कर दोगे बेटा, कोई बताने की भी आवश्यकता नहीं है, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। बीज के द्वारा, देखो पपीते में भी था, फालसे में भी था, नारियल में था। तो आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी भाई, ठीक है, कोई समस्या नहीं, उपरोक्त सभी वाला आंसर हमारा सही रहेगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, निम्नलिखित में से केवल अलैंगिक प्रवर्धन होता है। निम्नलिखित में से केवल अलैंगिक प्रवर्धन होता है। देखिए केले की बात करें तो केले में तो बीज ही नहीं होता, इसको तो डाउट ही क्लियर कर दो ना, तो केला तो फिक्स है। अनानास के अंदर और खजूर की बात करते हैं तो अनानास में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है, उसे अपने सकर्स भी बोल देते हैं। वैसे रियल्स में क्या होता है, स्लीव्स और क्राउन, स्लीव्स और क्राउन भाई। जैसे आपने अगर कभी अनानास देखा है तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है भाई, इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। तो अपने क्या करते हैं, इस भाग को तो क्या बोलते हैं, स्लिप्स बोलते हैं, और ऐसा ही ये पौधा होता है, ऐसे पत्तियां होती हैं, बस ये पौधा है भाई। इस भाग को अपने क्राउन बोलते हैं। इन दोनों भागों से अपने क्या कर सकते हैं, जो अनानास उसका प्रवर्धन कर सकते हैं, तो बीज की आवश्यकता इसमें नहीं होती। अनानास में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी रहती है भाई, स्लिप्स, क्राउन या सक्कर्स। खजूर में आपको 1000 बार बता दिया बेटा, ऑफ शूट होता है, या फिर हम क्या बोल देते हैं उसको, सक्कर्स बोल देते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। क्या आंसर रहेगा, उपरोक्त सभी भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर काष्ठीय कलम द्वारा व्यवसायिक स्तर पर प्रवर्धन किस फल वृक्ष में होता है, केले में, आम में, अंगूर में या पपीते में। कठोर काष्ठीय कलम, तो पपीते की बात करें तो अभी बेटा अपने बात करके गए थे बीज के बारे में, तो पपीता तो ऑप्शन में रह ही नहीं गया, क्योंकि अपने क्या कठोर काष्ठीय कलम है, मतलब अलैंगिक की बात कर रहे हैं, और पपीते में हमेशा लैंगिक प्रवर्धन होता है ना। केले की बात करें तो केले में आपको पता नहीं बेटा कितनी बार बता दिया, स्वाट सकर्स होता है, कोई समस्या नहीं है भाई। ऑप्शंस, आम में विनियर ग्राफ्टिंग होती है भाई व्यवसायिक रूप से, तो विनियर ग्राफ्टिंग होती है भाई। और अनार में क्या होता है, सॉरी अंगूर और अनार, बेटा दोनों याद कर लेना, अनार भी लिख लेना भाई। अंगूर और अनार में क्या होता है, कठोर काष्ठीय कलम के द्वारा परिवर्तन होता है। अंगूर और अनार में क्या होता है, कठोर काष्ठीय कलम के द्वारा परिवर्तन होता है। तो आंसर इसमें क्या रहेगा, 3 नंबर ऑप्शन अंगूर रहेगा। अब कठोर काष्ठीय कलम होती क्या है, ऐसी कलम जिसके अंदर क्या हो बेटा, कैम्बियम जो है वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है, उसको अपने कठोर काष्ठीय कलम बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कलम की सामान्यतः लंबाई रखी जाती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए रूट स्टॉक की लंबाई पड़ी थी, कलम की भी लंबाई की बात करेंगे। अब देखिए कलम की अगर अपने बात करते हैं तो कलम के अंदर क्या होता है बेटा, कलम की अगर अपने लंबाई की बात करें तो कलम की जो लंबाई रखी जाती है वो जो लंबाई होती है वो होती है 22.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई 0.5 से 1.0 सेंटीमीटर, जिसे अपने पेंसिल थिकनेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंसिल थिकनेस भी बोलते हैं। और एक कलम के ऊपर कम से कम 5 बड होने चाहिए। कम से कम बड की संख्या 5 होनी चाहिए भाई। और जो नीचे वाला कट होता है वो बड के पास होता है और हमेशा सीधा होता है। ऊपर वाला कट जो है वो कलम से क्या होता है, थोड़ा दूर होता है कट जो होता है, और हमेशा तिरछा होता है। ये ध्यान रखिएगा। तो अपने से क्वेश्चन क्या पूछा गया, लंबाई पूछी गई है, तो लंबाई आएगी 22.5। और इसमें भी अगर क्लोज रेंज में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन आप 20 से 25 वाला भी याद रखोगे, अगर क्लोज रेंज में क्वेश्चन पूछता है तो बेटा। ठीक है जी, अगर नहीं पूछता तो अलग बात है। ठीक है जी, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, निम्नलिखित में से किस पौधे का व्यवसायिक प्रवर्धन फोरकट कलिकायन द्वारा होता है भाई? निम्नलिखित में से किस पौधे का व्यवसायिक प्रवर्धन फोरकट कलिकायन द्वारा होता है? बेटा बेर के बारे में अपने पढ़ा था रिंग मेथड भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अपने क्या पढ़ा था, हार्ड वुड कटिंग पढ़ा था, कठोर काष्ठीय कलम पढ़ा था भाई। ठीक है जी, रबड़ और फालसे में अपने क्या पढ़ा था, सीड पढ़ा था भाई। रबड़ की बात करोगे तो रबड़ में क्या होता है भाई, फोर कट कलिकाइन होता है। क्या होता है? फोर कट। तो आंसर क्या रहेगा, रबड़ भाई। अब आपको बाकी ऑप्शन याद है तो ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो गए कि अब तक आपको तो वैसे ही उंगलियों पर याद हो जाना चाहिए भाई ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम को जमीन में लगाते समय कितने डिग्री का कोण बनता है? ये क्वेश्चन आपका जेट के पेपर में भी आया हुआ है, कौन से में याद नहीं लेकिन पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कलम को अपने नॉर्मली अपने क्या करते हैं, कलम को जमीन में कुछ इस प्रकार से सीधा लगा देते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर गोबर वगैरह लगा के छोड़ देते हैं। ये व्यावसायिक विधि नहीं है, ये हमारा तरीका है व्यावसायिक विधि। व्यावसायिक विधि में अपने क्या करते हैं, कलम को लगाते समय, ठीक है, इस विधि में अपने क्या करेंगे, कलम को जमीन में हमेशा तिरछा लगाया जाता है, तिरछा ही लगाया जाता है। ठीक है, जिसमें 3 बड तो जमीन के अंदर होते हैं, 2 बड जमीन के बाहर होते हैं, और यहाँ पर एक कोण बनता है। इस कोण के बारे में पूछा कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये जो कोण होता है ये होता है बेटा 45 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 45 डिग्री का होता है। कलम को जमीन में लगाते समय 2/3 भाग आप कह सकते हो, 2/3 भाग कह सकते हो, या 66% कह सकते हो। ये भाग जमीन के अंदर होता है। 1/3 भाग या फिर 33% भाग क्या होता है, जमीन के बाहर होता है। ठीक है, तो आपसे पेपर में कलम के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे तो आपको याद रखना, लंबाई कलम की 22.5 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 0.5 से 1.0 सेंटीमीटर होती है भाई, 0.5 से 1.0 सेंटीमीटर। डिग्री कितने डिग्री का कोण बनता है भाई? 45 डिग्री का कोण बनता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्यूलेशन सिद्धांत पर आधारित विधि है कौन सी है भाई? दाब विधि, ग्राफ्टिंग, बडिंग, या सभी भाई? अपने पिछली क्लास में भी एक बात की थी भाई, इट्यूलेशन सिद्धांत के बारे में बात की थी। मैंने आपको बताया था कि जो दाब विधि होती है, दाब विधि में अंकुरण जो होता है उसी को भाई अपने क्या बोलते हैं, इट्यूलेशन बोलते हैं। तो आंसर क्या आएगा? दाब विधि आएगा। क्या आंसर आएगा बेटा? दाब विधि आपका आंसर रहेगा। आसान सा क्वेश्चन है, पहले भी इसके बारे में अपने डिस्कस कर चुके थे भाई। ठीक है जी, तो ये थी अपनी एक स्वीट सी छोटी सी क्लास भाई आपके लिए प्रवर्धन से रिलेटेड। अगर और भी कुछ क्वेश्चन होंगे प्रवर्धन के, वो भी आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेंगे भाई। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी साथी हैं, उनको इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा भाई। एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए स्पेशली आपके लिए चैनल बनाया गया है भाई। नेक्स्ट मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के लिए भी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।